वेलकम बैक एवरीवन। आर के लिए सीरीज चल रही है। ये है टेस्ट नंबर 115, 115वां टेस्ट है। ठीक है, करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ही हम प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 दिन का समय बचा है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मिशन मधुहारी के संदर्भ में सही कथन है। 7 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में मिशन मधुहारी की शुरुआत की गई। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए शुरू किया गया है। देखिए, मिशन मधुहारी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान की योजना है ये मिशन मधुहारी। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए है, केवल दूसरा वाला ही सही है। 7 अप्रैल 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान में न कि यूपी में मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज़ की देखभाल के लिए शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट में के रूप में इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिला और उप जिला अस्पतालों से की गई है। ठीक है, इसे अब प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से ये प्रारंभ किया जा रहा है। तो मिशन मधुहारी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 2025 8 से 9 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। कौन सा सही है? देखिए, बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक की बात हो रही है। एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले हमने किया था, कल ही किया था शायद। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन, ठीक है, बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन, तो वो अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की जो तीसरी बैठक है 2025 नई दिल्ली में आयोजित नहीं हुई। गलत है ये वाला पहला स्टेटमेंट। और चूंकि कृषि मंत्रियों की बैठक है तो कृषि मंत्री ने ही भारतीय मंडल का प्रतिनिधित्व किया होगा। ठीक है, दोनों के दोनों गलत हैं। सही पूछा, सही कोई है नहीं, डी है इसका आंसर। 8 से 9 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 2025 नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई है। तो पहला वाला गलत हो गया। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों की भागीदारी हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, ना कि प्रधानमंत्री ने। तो दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं, इसलिए डी है आंसर। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक देशों के बीच चल रहे कृषि सहयोग को और मजबूत करना। 9 अप्रैल 2025 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी समृद्धि 6.5% अनुमानित है। देखिए, बिल्कुल पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। 9 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25 जारी किया। आरबीआई ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कमी की है। इस प्रकार अब रेपो दर 6.25% से घटकर 6% हो गई है। क्योंकि रेपो दर की बात हो रही है, तो क्या होता है रेपो दर? वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से लोन लेता है। या यह वह दर होती है जिस पर कोई धनराशि व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई के पास रखनी होती है। इनमें से कोई नहीं। देखिए, रेपो दर या रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक जो होती है ना, इनको लोन देता है। जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सारी कमर्शियल बैंक हैं। तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है। जब यह दर बढ़ती है तो बैंकों को आरबीआई से प्राप्त होने वाला लोन महंगा हो जाता है, जिससे ग्राहकों को मिलने वाले जो होम लोन है, कार लोन है और पर्सनल लोन है ना,
वो महंगे हो जाते हैं। ये सब याद रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेता है। आरबीआई महंगाई में कमी लाने के लिए बाजार में रुपए की तरलता यानी जो लिक्विडिटी है उसको घटाता है, उसको कम करता है, और ऐसा वह रेपो रेट बढ़ाकर करता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है प्रत्यावर्ती रेपो दर, और दूसरे कथन में है नकद आरक्षित अनुपात। इंग्लिश में बोलेंगे इसको CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, और इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, प्रत्यावर्ती रेपो दर। यह जमा राशि का वह भाग है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। देखिए, प्रत्यावर्ती रेपो दर या रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे है। और नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR वह राशि, जमा राशि का वह भाग होता है जो बैंकों को यानी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। तो सही तो कोई है नहीं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रत्यावर्ती रेपो दर यानी रिवर्स रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। और नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो क्या है? यह जमा राशि का वह भाग होता है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड, हार्ट लैम्प, कैरोस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए, 2024 में तो कैरोस को मिला था, लेकिन 2025 का ये पूछ रहा, तो 2025 में मिला है हार्ट लैम्प। ठीक है, ये लघु कहानी संग्रह है इनका, और ये हैं अनुवादक। देखिए, बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती। बानू मुश्ताक का वो लघु कहानी संग्रह है, और दीपा मुश्ताक ने अनुवाद किया है अंग्रेजी में। किसका? हार्ट लैम्प का। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित है लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जिसका दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। ठीक है, ये हार्ट लैम्प, जो भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हार्ट लैम्प में यानी इस कहानी संग्रह में, इस लघु कहानी संग्रह में पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने वाली कहानियां हैं, जो वंदया साहित्य आंदोलन की प्रतिध्वनि हैं और लैंगिक भेदभाव के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती हैं। तो 3 नाम यहाँ पर याद रखना है। एक तो हार्ट लैम्प का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित है ये लघु कहानी संग्रह। किसके द्वारा लिखित है? बानू मुश्ताक के द्वारा। और अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने। और आपको ज्ञात हो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो है वो जेनी अर्परवेग द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को दिया गया था। 7 मार्च 2025 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आतंकवाद से प्रभावित देशों के इस सूचकांक में बुर्किना फासो शीर्ष स्थान पर है, और इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कितने इसमें सही हैं। सही पूछ रहा है क्या? हाँ, सही पूछ रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। बुर्किना फासो या पाकिस्तान? बुर्किना फासो ही शीर्ष देश है जिसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई, और दूसरा पाकिस्तान है, इसके बाद पाकिस्तान है। और भारत का स्थान 14वां है, 7वां नहीं है। तो यहाँ पर जो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए 22 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये नाम याद रखना, ये निकालता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। और इस सारी ये जो सूचकांक निकाला है ना 25 में, इसका 12वां संस्करण है, क्योंकि पहली बार ये सूचकांक 2012 में जारी किया गया था। साल 2025 में 163 देशों को जो है इसमें शामिल किया गया है। आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके आतंकवाद और उसके प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है, 163 देशों में। इस सूचकांक में 0 से 10 तक के स्कोर में 163 देशों को श्रेणीबद्ध किया गया है। सूचकांक में स्कोर 0 का मतलब क्या है? सबसे कम, और स्कोर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 10 होता जाएगा तो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित है वो देश। अब सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित जो 10 देश हैं और साथ ही उनका स्कोर, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है बुर्किना फासो, इसका स्कोर है 8.581। उसके बाद दूसरा स्थान है पाकिस्तान का, स्कोर है 8.374। ठीक है, स्कोर से ज़्यादा ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। तीसरा है पाकिस्तान, शुरू के 3 याद रखिए। दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है सीरिया। ठीक है, चौथा है माली, पाँचवा है नाइजर, छठा है नाइजीरिया, सातवां सोमालिया, आठवां इजराइल है, नवा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान भी आ गया इसमें, 10वां कैमरून है। ठीक है, रूस और वो क्यों नहीं आया इसमें, यूक्रेन, क्योंकि उनमें तो युद्ध चल रहा था, आतंकवादी घटनाएं थोड़ी हो रही थी, उनकी तो मिलिट्री लड़ रही थी ना आपस में। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को 7वां नहीं बल्कि 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत का जो स्कोर है वो है 6.411। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान को दूसरा, ऊपर देख ही लिया आपने। श्रीलंका को 20वां स्थान है। ठीक है, यानी श्रीलंका की स्थिति भारत से अच्छी है। नेपाल को 68वां स्थान है, बांग्लादेश को 35वां स्थान है, चीन को 49वां स्थान है। भूटान और श्रीलंका में कम आतंकवादी गतिविधियां हैं, इनको साथ साथ दोनों को एक साथ 100वां स्थान प्राप्त हुआ है, भूटान और श्रीलंका को। इसके अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका को 34वां स्थान, यूनाइटेड किंगडम को 41वां स्थान, फ्रांस को 40वां स्थान और रूस को 16वां स्थान मिल गया है। फरवरी 2025 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025, इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा सही है? देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, भारत 128वें स्थान पर, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो 4 मार्च 2021 को अमेरिकी थिंक टैंक, उसका नाम क्या है, द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 है, ये 21 कहाँ से हो गया। ठीक है, इस सूचकांक में कुल 176 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। कितने देशों को? 176 देशों को। ठीक है, 21 है वो। और इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में निचले 5 स्थान प्राप्त करने वाले देशों में सबसे जो 176वां स्थान है वो है उत्तर कोरिया का, यानी नॉर्थ कोरिया का, और 175वें पर है क्यूबा, 174वें पर वेनेजुएला, 73वें पर जिम्बाब्वे, 172वें पर सूडान है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर कौन है? उत्तरी कोरिया। ठीक है, जिम योंग ने बिल्कुल इकोनॉमिक फ्रीडम जो है ध्वस्त कर रखा है नॉर्थ कोरिया में, इसलिए सबसे ख़राब स्थिति में सबसे आखिरी स्थान पर है। और टोटल देश कितने थे? 176 ही थे। भारत की बात करें तो भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 128वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्कोर है 53। और नंबर सीधे सीधे याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश ने कुल कितना बजट आवंटित किया है? देखिए, इस साल के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो है 8,08,736 करोड़ रुपए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। और ये जो बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए का, वो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से अधिक है, कम है? अधिक है। कितना अधिक है? 9.8%। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट PDF से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। 10वां प्रश्न है, अप्रैल 2025 में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 कहाँ आयोजित हुई? अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 आयोजित हुई ताशकंद में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, यानी उज्बेकिस्तान में। 4 से 5 अप्रैल 2025 को अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, या बिरला कह लो इनको, इस कार्यक्रम में भाग लिया। हाल ही में तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 आयोजित किया गया है मेघालय के शिलोंग में। सी है इसका आंसर। देखिए, 1 से 7 अप्रैल 2025 के मध्य तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर 2025 शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया। इस शिविर का विषय भी था कुछ, क्या था वो? रामायण की प्रतिध्वनियाँ, आसियान और भारत में कलात्मक यात्राएं। उद्देश्य क्या है? भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 125 सदस्य देश हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य देश है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है क्या? देखिए, यहाँ पर 3 गलत हैं, 1 सही है। हाँ, 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है उसी को पहचानना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 125 सदस्य देश हैं। भारत ICC का मेंबर नहीं है, गलत है ये। नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। और अभी हाल ही में हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, इसलिए न्यूज़ में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, याद रखना ये चीज़, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 125 सदस्य देश हैं। भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूक्रेन, इजराइल सहित कुछ प्रमुख देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, इसके सदस्य नहीं हैं ये सारे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। और हाल ही में हंगरी इससे अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। चलिए 13वें प्रश्न पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम पूछ रहा है। यानी किसी विदेशी ने तो इससे पहले बना चुके होगा वो, लेकिन भारत का वो खिलाड़ी है विराट कोहली। सी है इसका आंसर। देखिए, 7 अप्रैल 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियन के खिलाफ IPL 2025 के मुकाबले के दौरान हासिल की। कोहली से पहले T20 में 13,000 रन क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स, शोएब मलिक और कीरोन पोलार्ड ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। कोहली सबसे तेज़ी से यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। ठीक है, इनसे तेज बनाए हैं क्रिस गेल ने। कोहली ने 386 T20 पारियों में 13,000 रन बनाए हैं। उनसे आगे हैं वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज क्रिस गेल, उन्होंने 381 पारियों में 13,000 रन पूरे किए, यानी 5 पारियों का ही डिफरेंस है। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो है एलेक्स हेल्स का। नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? दिन में यूपी का पूरा बजट कवर करा दिया वन लाइनर में, उसको पढ़ लेना।
ठीक है, PDF भी डाल दिया, पेड में भी और फ्री वाले ग्रुप में भी टेलीग्राम के। 1000 करोड़ रुपए एग्जैक्ट नंबर के साथ याद रखिएगा। तो वित्त वर्ष 2025-26 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कुछ अन्य योजनाओं के लिए देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए के आवंटन। मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए का आवंटन। स्वच्छ भारत मिशन हेतु 425 करोड़ रुपए का आवंटन। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4848 रुपए का आवंटन। वृंदावन मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन इंपॉर्टेंट है, 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। तो ये कुछ नंबर हैं, इनको एग्जैक्ट याद रखिएगा, पूछ सकता है। ये है फ्लाइट रिकॉर्डर, इस पर प्रश्न है। अब क्या है 15वां प्रश्न? डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्रयोगशाला या इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स लैब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत में विमान दुर्घटना जांच प्रयोगशाला की स्थापना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के सहयोग से की गई है। यह प्रयोगशाला केवल भारत में ही विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए सीमित है। यह प्रयोगशाला ICAO मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से डेटा पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है ये ब्लैक बॉक्स लैब भारत में। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के सहयोग से, पहला वाला ठीक है। यह प्रयोगशाला ICAO के मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है, बिल्कुल। इस प्रयोगशाला में क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स से डेटा पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है, ये भी ठीक है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा हो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ, और ये दूसरा वाला यहाँ पर गलत है। ऐसा नहीं है केवल प्रयोगशाला भारत में ही विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए सीमित है। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो भी, उनकी भी जांच जो है, उनके ब्लैक बॉक्स की जांच भी इस प्रयोगशाला में की जा सकती है। तो 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने नई दिल्ली स्थित उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, यानी DFDR एंड CVR। इस प्रयोगशाला को आमतौर पर ब्लैक बॉक्स लैब कहा जाता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा यह प्रयोगशाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के सहयोग से स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला 9 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स की मरम्मत, डेटा पुनर्प्राप्ति और विस्तृत विश्लेषण में सक्षम है। देखिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, रडार और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के डेटा को आपस में जोड़कर विश्लेषण करने की क्षमता है इस प्रयोगशाला में, जो इसको अधिक सटीक जांच के लिए सक्षम बनाती है। यह जो सुविधा है वो ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मानकों के अनुरूप स्थापित की गई है। यह प्रयोगशाला भारत के पड़ोसी देशों को भी विमान दुर्घटना जांच में सहायता प्रदान करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो था ना, केवल भारत के लिए बाध्य कर रहा था, वो गलत था। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट PDF ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पिछले 7 से 8 दिनों में हमने करंट अफेयर्स के कम से कम 200 प्रश्नों को कवर किया होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, बिल्कुल एग्जाम में फंसने चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे प्रश्न एग्जामिनर ने बनाए तो। धन्यवाद।